दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग देखने वाले पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेटो के दार्शनिक राजा संबंधी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा संबंधी सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। 100% गारंटी है क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अरस्तु से करवाएंगे। उस तरह से जो भी आपके सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस हम आपका करा दे रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके परिचय को हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आप लोग वीडियो पर फीडबैक जरूर दें कि कैसा लगता है, क्या आपको समझ में आता है, मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, जो भी हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। मेरा लिखा हुआ जो है वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जो भी होता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप बोलिए कि हाँ अच्छा लगा, समझ में आया। अगर नहीं आता है तो क्या सुधार करने का जरूरत है ये आपको बताना है, ठीक है। फीडबैक आपको जरूर देना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के परिचय को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा संबंधी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। प्लेटो के द्वारा जो एक दार्शनिक राजा होता है उससे संबंधित क्या सिद्धांत दिए गए उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक थे। प्लेटो जो है यूनान का एक व्यक्ति था, एक दार्शनिक था, एक चिंतक था, मतलब एक कह सकते साइंटिस्ट था, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। उनके द्वारा एक किताब लिखा गया रिपब्लिक, द रिपब्लिक इसका किताब का नाम है, ठीक है। वहां पर आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। प्लेटो का मानना था कि राज्य की सभी समस्याओं का मूल कारण अज्ञानता और नैतिक पतन है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि राज्य में जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण अज्ञानता है, मतलब नॉलेज का ना होना है, और नैतिक पतन है। इसलिए यदि राज्य पर ऐसे व्यक्तियों का शासन हो जो ज्ञान, विवेक और नैतिकता से परिपूर्ण हो तो एक आदर्श और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना संभव है। क्या कहा गया? इसलिए यदि राज्य पर ऐसे व्यक्तियों का शासन हो जो ज्ञान, विवेक और नैतिकता से परिपूर्ण हो तो एक आदर्श और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना संभव है, ठीक है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इसी विचार के आधार पर, ये जो विचार था उनका, इसी विचार के आधार पर उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर लिखा है प्लेटो के दार्शनिक राजा संबंधित सिद्धांत का वर्णन। पहला जो इसका अवधारणा है वो आप समझ लीजिए कि दार्शनिक राजा का अवधारणा क्या है, दार्शनिक राजा का विचार क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। कहा जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो सत्य, न्याय और सद्गुण के वास्तविक स्वरूप को जानता है। दार्शनिक कौन होगा? वही व्यक्ति होगा जो सत्य को, न्याय को और सद्गुण के वास्तविक स्वरूप को जानता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों और निजी स्वार्थों के ऊपर उठ चुका होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है जो सत्य को, न्याय को और सद्गुण को जानता है, ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों से और निजी स्वार्थों से ऊपर उठ चुका होता है। इसलिए वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन करने में सक्षम होता है। इसलिए वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन करने में सक्षम होता है। अगर वो लोभ में ना फंसे, माया में ना फंसे, तो वो आराम से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन कर सके। ये प्लेटो का कहना है, ठीक है। प्लेटो का विश्वास था कि केवल दार्शनिक ही राज्य के वास्तविक हित को समझ सकता है। जो दार्शनिक है, जो दार्शनिक है वही राज्य के वास्तविक हित को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। ये दार्शनिक राजा की अवधारणा थी। दूसरा पॉइंट है इसमें ज्ञान और शासन का संबंध। ज्ञान और शासन का संबंध, तो दोनों चीजों को समझना जरूरी है। जैसा कि कहा गया कि ज्ञान का होना जरूरी है, तभी कोई दार्शनिक राजा हो सकता है। तो इसी के बारे में कहा कि प्लेटो ने स्पष्ट कहा कि शासन का आधार बल या लोकप्रियता नहीं, शासन का जो आधार है वो बल या फिर लोकप्रियता नहीं बल्कि ज्ञान होना चाहिए। शासन का जो आधार है वो बल या फिर लोकप्रियता नहीं, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई हीरो है, हीरो को हमने वोट देकर के शासन में बैठा दिया, लेकिन वो कोई तरीका नहीं हुआ, वो कोई शासन का आधार नहीं हुआ, बल्कि आधार तो वो होता है जो ज्ञान हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, ठीक है, जो शासन करने के नियम को जानता हो, जो निष्पक्ष और निर्णय सही ले सकता हो, ठीक है, उसी को दार्शनिक राजा कहेंगे। उनका प्रसिद्ध कथन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्यों की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। प्लेटो का यह प्रसिद्ध कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, दार्शनिक जब तक राजा नहीं बनेंगे या राजा जब तक दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्यों की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी, ठीक है, राज्यों में बुराइयां चलती रहेंगी। अर्थात अज्ञानी शासन राज्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्थात क्या है कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो शासन को, जो अज्ञानी शासक होते हैं वो राज्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है दार्शनिक राजा का दीर्घकालिक प्रशिक्षण। दार्शनिक राजा का दीर्घकालिक प्रशिक्षण। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए एक कठोर और दीर्घ शिक्षा प्रणाली निर्धारित की है। प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा के लिए एक कठोर और दीर्घ शिक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है। लगभग 50 वर्ष तक गणित,
संगीत, दर्शन, नैतिक शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव दिया जाता है। इसके अनुसार लगभग 50 वर्षों तक गणित के बारे में, संगीत के बारे में, दर्शन के बारे में, नैतिक के बारे में शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव दिया जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में रह करके वो प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करता है। इस लंबी प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे शासक तैयार करना था जो बुद्धिमान, अनुशासित और अनुभवशील हो, और उसी को दार्शनिक राजा कहा जाएगा इनके अनुसार, ठीक है, प्लेटो के अनुसार। चौथा जो पॉइंट है वो निष्काम और निस्वार्थ शासन की धारणा। निष्काम और निस्वार्थ शासन की धारणा। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा को निजी संपत्ति और परिवार से दूर रखा जाना चाहिए। प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक राजा है उसको निजी संपत्ति और परिवार से दूर रखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह था कि शासक किसी भी प्रकार के लोभ, भ्रष्टाचार या पक्षपात से मुक्त रहे, ठीक है, पक्षपात से मुक्त रहे। निजी स्वार्थ से रहित शासक ही राज्य के लिए निष्पक्ष निर्णय ले सकता है। जो निजी स्वार्थ से रहित है, जो निजी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, उसको नहीं जानता, वही शासक राज्य के लिए निष्पक्ष निर्णय ले सकता है। पांचों पॉइंट को हम समझ लेते हैं। पांचों पॉइंट में लिखा है न्याय की स्थापना का उद्देश्य। न्याय की स्थापना का उद्देश्य, दार्शनिक राजा का मुख्य कार्य राज्य में न्याय की स्थापना करना है। जो दार्शनिक राजा है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य में न्याय की स्थापना करना। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य करे। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? न्याय उसी को कहेंगे जहां पर सभी व्यक्ति, सभी वर्ग अपना काम करेगा और दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेगा, उसी को न्याय कहा जाएगा। न्याय क्या है उसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में डील करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य करे। इससे समाज में सामंजस्य बना रहता है और अराजकता समाप्त होती है। अराजकता भी समाप्त होता है और सामंजस्य मतलब तालमेल भी बना रहता है। तो ये हमने समझ लिया। आगे हम लोग समझेंगे दार्शनिक राजा सिद्धांत की समीक्षा। दार्शनिक राजा सिद्धांत की समीक्षा को आगे, अभी तक ने हमने दार्शनिक राजा के सिद्धांतों को समझ लिया जो प्लेटो के द्वारा दिया गया था। प्लेटो के द्वारा जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत होता है उसको हमने समझ लिया था। आगे हम लोग देखेंगे दार्शनिक राजा सिद्धांत की समीक्षा को, कि इसकी समीक्षा कैसे होगी, ठीक है। तो सिद्धांत के गुणों को समझ लेते हैं कि इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका गुण क्या है। नैतिक और आदर्श शासन की संकल्पना। नैतिक और आदर्श शासन की संकल्पना इसका एक गुण है। प्लेटो का यह सिद्धांत शासन को नैतिकता और सद्गुण से जोड़ता है। इसमें शासक को केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि नैतिक रूप से श्रेष्ठ होना आवश्यक माना गया है, जो एक आदर्श राज्य की नींव रखता है, जो एक आदर्श राज्य का नींव रखता है। तो नैतिक और आदर्श शासन की संकल्पना कहा गया है इसमें। दूसरा जो इसमें कहा गया, इसकी जो समीक्षा है वो है भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रयास। ये जो राज्य का सरकार है, मतलब जो भी शासन करने वाला शासक है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। संपत्ति और पारंपरिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाकर प्लेटो ने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार किया। संपत्ति और पारिवारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाकर, चाहे वो संपत्ति हो या फिर पारिवारिक संबंध हो, उसको दार्शनिक राजा से दूर रखना चाहिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रतिबंध लगाकर प्लेटो ने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार किया है, भ्रष्टाचार की जड़ पर, ठीक है। इससे शासक वर्ग व्यक्तिगत लाभ के बजाय सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है, करता है। इससे क्या है, तो शासक वर्ग जो है वो व्यक्तिगत लाभ के बजाय सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो जिसका कोई परिवार नहीं रहेगा और जो मोह माया से दूर रहेगा, वो अपने बारे में क्यों सोचेगा, वो समाज के बारे में सोचेगा, समाज के कल्याण के बारे में सोचेगा। तो इसी के बारे में सिद्धांत दिया गया प्लेटो के द्वारा, ठीक है। तीसरा जो इसका समीक्षा है वो है राजनीति को दर्शन से जोड़ना। राजनीति को दर्शन से जोड़ना। प्लेटो ने राजनीति को केवल सत्ता संघर्ष ना मानकर एक नैतिक और बौद्धिक गतिविधि माना है। प्लेटो ने राजनीति को केवल सत्ता का संघर्ष नहीं माना, बल्कि इसे नैतिक और बौद्धिक गतिविधि माना है। इससे राजनीति को उच्च उद्देश्य और दिशा मिली। इससे क्या है, तो राजनीति को उच्च उद्देश्य और दिशा मिली। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक गतिविधि माना गया। चौथा जो समीक्षा है इसका, वह दीर्घकालिक जन कल्याण पर बल। दीर्घकालिक जन कल्याण पर बल दिया गया है। दार्शनिक राजा तात्कालिक लोकप्रियता या लाभ के बजाय राज्य के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है। जो दार्शनिक राजा होता है वो तात्कालिक लोकप्रियता को छोड़ करके उसके अलावा लाभ के बजाय राज्य के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है कि राज्य कैसे आगे जाकर के अच्छा कर पाएगा। यह दृष्टिकोण अस्थायी और संतुलित शासन की ओर संकेत करता है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये जो तरीका है सोचने का, यह अस्थायी और संतुलित शासन की ओर से संकेत करता है। आगे देख लेते हैं सिद्धांत की सीमाएं और आलोचना। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं और उसकी कुछ आलोचना भी, उसको देख लेते हैं। पहला जो इसका सिद्धांत का सीमा है वो अत्यधिक आदर्शवादी और अव्यवहारिक। ये जो आदर्श सिद्धांत दिया गया है, ये जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया गया प्लेटो के द्वारा, वो अत्यधिक आदर्शवादी है और अव्यवहारिक है। मतलब इसको जमीन पर लागू करना कठिन है। वास्तविक जीवन में ऐसे पूर्ण दार्शनिक राजा का मिलना लगभग असंभव है,
क्योंकि आज के समय में या फिर ऐसे ऐसे राजा का होना बहुत ही असंभव है, ठीक है, बहुत ही कठिन बात है। मानव स्वभाव की कमजोरियों को नजरअंदाज करने के कारण यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं माना जाता। मानव स्वभाव की कमजोरियों को नजरअंदाज करने के कारण ये जो सिद्धांत दिया गया प्लेटो के द्वारा वो व्यवहारिक नहीं माना जाता। तो ये एक इसका आलोचना है, कमी है, ठीक है, चुनौती है। दूसरा जो इसका कमी है वो है लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण। लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण, ये सब हम क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया उसकी क्या आलोचनाएं हैं, ठीक है। तो इसका जो आलोचना है वो है लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण। ये लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण रखता है। प्लेटो जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार नहीं देते। प्लेटो जो है वो जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार नहीं देते। क्यों? क्योंकि शासन वही करेगा जो 50 वर्ष तक शिक्षा लेगा। आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार यह दृष्टिकोण अलोकतांत्रिक माना जाता है, और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार ये जो दृष्टिकोण है प्लेटो का वो अलोकतांत्रिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार दार्शनिक राजा वही हो सकता है जो 50 वर्षों तक शिक्षा लेगा, गणित का शिक्षा, खगोल का शिक्षा, ठीक, कविताओं का, मतलब अलग अलग तरीकों का शिक्षा लेता रहेगा और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो प्रशासनिक अनुभव अर्जित करेगा, तब जाकर के वो दार्शनिक राजा बनेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है, इसकी आलोचनाएं हैं। तीसरा जो इसका आलोचना हुआ तानाशाही की आशंका। तानाशाही की आशंका, जब सारी सत्ता कुछ गिने चुने दार्शनिक के हाथ में हो तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि जब सारा सत्ता कुछ गिने चुने दार्शनिकों के हाथ में हो तो तानाशाही का खतरा भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही तो लोग दार्शनिक राजा बन सकेंगे। ऐसा तो नहीं कि सारे लोग पास ही हो जाएगा, सारा लोग दार्शनिक राजा हो ही जाएगा। सो सत्ता पर नियंत्रण और जवाबदेही की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। सत्ता पर नियंत्रण और जवाबदेही की कोई स्पष्ट व्यवस्था भी नहीं है। चौथा जो इसका आलोचना है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव दिखा है। संपत्ति और परिवार का निषेध मानव की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध है। संपत्ति और परिवार का जो निषेध है वो मानव प्रकृति प्रवृत्तियों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है। इससे व्यक्ति का स्वतंत्रता, क्यों? क्योंकि अगर आपको दार्शनिक राजा बनना है तो आपको परिवार और संपत्ति छोड़ना पड़ेगा, और ये क्या है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो चाहे तो छोड़े या फिर ना छोड़े। लेकिन इससे क्या है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये किसका आलोचना हो गया। पांचवा जिसका आलोचना है वो है अरस्तु की आलोचना। अरस्तु के द्वारा इसके सिद्धांत की आलोचना की गई है। अरस्तु ने प्लेटो के आदर्श राज्य को एक काल्पनिक कल्पना कहा, ठीक है, कल्पना बताया है। उनका मत था कि राज्य की रचना मानव व्यवहार और व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। इनका यह मानना था अरस्तु का कि राज्य का जो रचना है वो व्यवहार और व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके अरस्तु के द्वारा भी उसकी आलोचना की गई है। तो क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन, इसके संदर्भ में आज का क्या मूल्यांकन है, वो उस टाइम जो सिद्धांत दिया गया आज के समय में इसका क्या मूल्यांकन है, आज के समय में इसका क्या वैल्यू, उसके बारे में समझते हैं। आधुनिक संदर्भ में इसका मूल्यांकन। आधुनिक युग में पूर्ण दार्शनिक राजा संभव नहीं है। आज के समय में जिस तरह से प्लेटो के द्वारा बताया गया उस तरह का राजा संभव नहीं है, शासक उस तरह का संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि लेकिन शासन में ज्ञान, नैतिकता, योग्यता और विशेषज्ञता की आवश्यकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हालांकि उस तरह का जिस तरह से बताया गया, जिस तरह का सिद्धांत दिया गया प्लेटो के द्वारा, उस तरह का दार्शनिक राजा संभव नहीं है। लेकिन उसी तरह का ज्ञान होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, विशेषज्ञता होना चाहिए। ये सारी चीजों का आवश्यकता आज के भी राजा में है, ठीक है, आज के सरकार को भी होना चाहिए। तीसरा जो इसमें मूल्यांकन किया गया वो है आधुनिक प्रशासन में विशेषज्ञों और सलाहकारों की भूमिका प्लेटो के विचारों की आंशिक पुष्टि करती है। जो आधुनिक प्रशासन में विशेषज्ञों और सलाहकारों की भूमिका प्लेटो के विचारों की आंशिक पुष्टि करती है। जो भी इसके विचार थे उसकी आंशिक पुष्टि करता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप लोग जरूर इसको देखिए। कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग वॉच किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करना है आप लोग को। कहा जा रहा है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा सिद्धांत एक उच्च नैतिक आदर्श प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह सिद्धांत व्यवहार में लागू नहीं हो सकता, फिर भी इसने राजनीतिक चिंतन को नई दिशा दी। यह सिद्धांत आज भी हमें यह सिखाता है कि अच्छा शासन केवल शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान, नैतिकता और विवेक से चलता है। तो ये चीज तो जरूरी है, आज के समय में ये जो चीज है वो जरूरी बताया गया है। उम्मीद करते दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अभी तक अगर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। साथ में अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बता दें कमेंट में, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।